हेलो दोस्तों। नमस्कार। आज हम लोग इकोनॉमी एक्सप्रेस के अगले सीरीज में पेपर से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, न्यूज हैं, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आईआईटी ग्रोथ जस्ट 3% इन मार्च, और उसी का हिंदी यहाँ पे है औद्योगिक उत्पादन में सुधार। ये मुख्यतः जो टॉपिक है यह महंगाई से संबंधित टॉपिक है। जब हम लोग महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई को मापने के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, तो सबसे पहले उत्पादन के स्तर पर उत्पादन के स्तर पर मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को कौन दर्शाता है? आईआईपी। दूसरा, जब उत्पादन वस्तु का होता है तो उस वस्तु का फिर क्या होता है? होलसेलिंग होता है। इसके बाद फिर क्या होता है? रिटेलिंग होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, फिर होलसेलिंग हुआ, फिर रिटेलिंग हुआ। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि कोई भी वस्तु का जो उत्पादन होता है, उत्पादन होने के तुरंत बाद उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचता है। पहले कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसका उत्पादन होगा, फिर उसका होलसेलिंग होती है, होलसेलिंग होने के बाद रिटेलिंग होता है। तो जहां पे उत्पादन होता है, उस उत्पादन के स्तर पर मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को जो दर्शाया जाता है, जो मापता है, उसको कहते हैं आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसी प्रकार जब वस्तु का उत्पादन हुआ, उत्पादन होने के बाद होलसेलिंग हुआ, तो जिस मूल्य पे, यानी कि हम ये कहें कि जो थोक मूल्यों पर वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उसको डब्ल्यूपीआई का। और जिस मूल्य पे आम उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी करते हैं, उसको कहते हैं सीपीआई। तो हम लोग का जो पेपर का न्यूज है वो डब्ल्यूपीआई सीपीआई से नहीं है। हम लोग का पेपर का न्यूज है कि आईआईपी से, जिसकी चर्चा अभी हम लोग किए थे कि आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो जैसा कि जानते होंगे या आज से जानना है कि जब आईआईपी की बात करते हैं तो आईआईपी में जो मुख्य रूप से जो 8 कोर उद्योग है, 8 कोर उद्योग है। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि कोर उद्योग वैसे उद्योग को कहेंगे जो अन्य उद्योगों के उत्पादन में सहायता करते हैं। कोर उद्योग वैसे उद्योग को कहेंगे जो अन्य उद्योगों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो अभी भारत की जब बात करते हैं तो भारत में 8 कोर उद्योग हैं। अगर ये पहला की बात करें तो विद्युत की बात करेंगे, कोल की बात करेंगे, नेचुरल गैस की बात करेंगे, सीमेंट की बात करेंगे, स्टील की बात करेंगे, रिफाइनरी की बात करेंगे, उर्वरक की बात करेंगे, कच्चा तेल की बात करेंगे। तो ये 8 प्रकार के कोर उद्योग हैं। इन्हीं 8 प्रकार के कोर उद्योग में 8 प्रकार के कोर उद्योग में जो मूल्यों में वृद्धि होती है, उसी को कौन दर्शाता है? तो आईआईपी दर्शाता है। जो 8 प्रकार के कोर उद्योग है, उस कोर उद्योग के मूल्यों में जो वृद्धि होती है, उसे कौन दर्शाता है? आईआईपी दर्शाता है। यही न्यूज में ये दिया गया है कि औद्योगिक उत्पादन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर मार्च में मामूली सुधार के साथ 3% पर पहुंच गई है, जबकि फरवरी में यह 6 महीने के निचले स्तर 2.72% पर थी। अब देखिए, अगर जो कोर उद्योग है, उस कोर उद्योग के मूल्यों में अगर एक औसत से कम वृद्धि होगा, एक औसत से कम वृद्धि होगा, तो उससे भी अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कोर उद्योग में जो वस्तु है, अगर उस वस्तु के मूल्य में एक औसत से ज्यादा वृद्धि होगा, तो उससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह कोशिश किया जाता है कि कोर उद्योग के मूल्यों में जो वृद्धि या कमी हो रही है, एक औसत स्तर पर उसको रहना चाहिए। इससे अगर कोर उद्योग में
एक अप्रत्याशित कोर उद्योग में जो उत्पादित वस्तु है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि होगी तो इससे पूरे अर्थव्यवस्था में महंगाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि महंगाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। चूंकि हम लोग अभी चर्चा किए थे कोर उद्योग कहेंगे कि इसको जो अन्य उद्योग के उत्पादन में सहायता करते हैं। मान ली उर्वरक, अगर अब उर्वरक महंगा होगा तो एग्रीकल्चर में जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो एग्रीकल्चर में उर्वरक के महंगा होने से जो एग्रीकल्चर का इनपुट कॉस्ट है वो इनपुट कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब इनपुट कॉस्ट ज्यादा होगा तो दो बातें होगी, या तो एग्रीकल्चर कॉस्ट का उत्पादन बढ़ेगा या तो बहुत सारे ऐसे किसान लोग होंगे जो महंगे मूल्यों पर उर्वरक को नहीं खरीद पाएंगे जिससे उत्पादन क्या होगा, कम होगा। और हम लोग जानते होंगे कि अगर महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई कम हो, इसी अवस्था को महंगाई कहते हैं। तो अगर उर्वरक के मूल्य में वृद्धि होता है तो एक बात ये होगी कि उस पर आधारित जो अनाज आइटम होगा, कृषि वस्तु होगा, वह महंगा हो जाएगा। दूसरा एक बात ये हो सकती है कि उर्वरक महंगा होने से आम किसान उस उर्वरक को महंगे दर पर नहीं खरीद पाएंगे, जिससे जिस अनुपात में खेत में उर्वरक देना चाहिए, इनपुट डालना चाहिए, वो नहीं डाल दे पाएंगे, इसलिए उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। तो एक तो उत्पादकता कम होगी, दूसरा वस्तु क्या होगा, महंगा भी होगा, जिससे औसत रूप में पूरे देश पे महंगाई पे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे पेज पे कि आरबीआई टू बाई बॉन्ड्स वर्थ 1.25 लाख करोड़ टू बूस्ट इकोनॉमी। बूस्ट इकोनॉमी कहने के यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि आरबीआई कह रही है कि जो हम मार्केट ऑपरेशन की क्रिया, खुले बाजार की क्रिया, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग शायद कि OMO लिखा हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसी को हिंदी में बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। तो आरबीआई अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपया का क्या करेगा, खरीदारी करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। अब थोड़ा सा ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या। जैसा कि हम लोग आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई भारत में एक सांविधिक संस्था है, सांविधिक निकाय है। आरबीआई एक सांविधिक निकाय है और आरबीआई का अगर प्राइमरी फंक्शन देखे, मुख्य फंक्शन देखे तो आरबीआई का मुख्य काम होता है, आरबीआई का तो अन्य बहुत तरह के फंक्शंस हैं, लेकिन अगर इसका मुख्य काम देखे तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को नियंत्रित करना है। और मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जो नीति बनाती है उसी नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं, उस नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। और जब मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो मौद्रिक नीति को दो हिस्सों में बांट करके हम लोग देखते हैं। एक को कहते हैं परिणात्मक, दूसरा को कहते हैं गुणात्मक। जब परिणात्मक की बात करते हैं इसी परिणात्मक में हम लोग देखते हैं कि CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, MSF इत्यादि हम लोग देखते हैं। अब इसी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई कह रहा है कि हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस खरीदेंगे। अब यहीं पे हम लोग को जानना है कि जब अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होती है तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगी तो जो आम जनता के पास जो तरलता होगा वह किधर शिफ्ट होगा, आरबीआई की तरफ शिफ्ट होगा। और जब पुनः आरबीआई वापस प्रतिभूति को खरीदेगी तो वह जो तरलता होगा किधर शिफ्ट होगा, तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा आपको
अर्थव्यवस्था में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी आरबीआई कह रहा है कि हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेंगे। यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है यह एक प्रकार का आम जनता से सरकार का कर्ज लेने का एक हथियार है। इसी के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है। अगर हम बात करें मौद्रिक नीति की, तो मौद्रिक नीति में ये जितने भी हथियार है, इन्हीं हथियार के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो यही न्यूज है पेपर का कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन योजना से बॉन्ड यील्ड की खरीदारी करने की बात यहाँ पे कही गई है। फिर अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि इंडिया में अपोज 1.3 बिलियन आईएमएफ लोन टू पाकिस्तान। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए आवेदन किया है। और जो आवेदन किया है इसमें भारत कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आईएमएफ की जो स्थापना हुई है ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और इस दोनों को जैसा कि जानते हैं कि दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का जो फंक्शन होता है यह अर्थव्यवस्था में विकासात्मक कार्यों के लिए लोन प्रदान करता है, जबकि आईएमएफ जो होता है यह जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है उस अवस्था में सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। तो आईएमएफ के पास अभी पाकिस्तान ने अर्जी लगाया है कि हमको कुछ लोन चाहिए और वो कुछ अमाउंट कितना है, 1.3 बिलियन डॉलर अमाउंट है। इसका विरोध भारत कर रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। जैसा कि फिर आईएमएफ की अगर बात किया जाए तो आईएमएफ में किसी भी निर्णय के लिए कम से कम 85% वोट अनिवार्य होता है और कम से कम 114 देशों का समर्थन होना चाहिए। यहाँ पे जब हम भारत की बात करते हैं तो हम लोग का आईएमएफ में वोटिंग पावर 2.5 है, जबकि अमेरिका का 16.5 है। अमेरिका का 16.5 है, कुछ बुक में 2.6 भी लिखा हुआ है भारत के संदर्भ में। तो अमेरिका का वोटिंग पावर 16.5 है, जबकि इंडिया का वोटिंग पावर 2.6 है। तो अब भारत कह रहा है कि हम आईएमएफ में जो पाकिस्तान लोन के लिए जो अर्जी दिया है इसका हम विरोध करेंगे। अब ये विरोध करेंगे तो अब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अभी हमें पाकिस्तान जो है फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। और विरोध करने का मुख्य कारण क्या है कि अभी एक सप्ताह पहले जो पहलगाम में आतंकवादी गतिविधि को जो जन्म दिया गया वो पाकिस्तान समर्थित घटनाएं थी, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने यह कह रहा है कि आईएमएफ में हम इसका विरोध करेंगे। चलिए फिर हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। इसी प्रकार जो पेपर से संबंधित न्यूज होगा उसी को हम लोग कवर करेंगे। और इस बीच में कुछ निरंतरता में कमी रहेगी, कुछ इंफ्रा को लेकर के कुछ अभी इशू है। जैसे इंफ्रा सही हो जाएंगे तो हम लोग कंटिन्यू हम लोग इस पर बात करेंगे और साथ भी हम इकोनॉमी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होगा उस टर्मिनोलॉजी को भी लेकर के हम लोग जस्ट तुरंत हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके।